बस पहला एमसीक्यू क्या बोला है, टेक्सोनॉमी प्राइमरली इन्वॉल्व्स द, टेक्सोनॉमी क्या इन्वॉल्व कर रही थी हमारी, CINC इन्वॉल्व कर रही थी। क्या आपको मैंने बताया था, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक। व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड क्यों करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि देयर आर 13 to 14 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल ऑन द अर्थ, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी 13% डिस्कवर हो पाई हैं। हे सेल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी और लाइफ भी काफ़ी अमेजिंग सी चल रही होगी। तो मैं हूं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर एजुकेटर एट वेदांतु। तो आज के सेशन में जैसे कि हम ऑलरेडी अपने चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड को कंप्लीट कर चुके हैं, आज उसी चैप्टर के हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस देखने वाले हैं, क्योंकि भाई उन्हीं एनसीईआरटी क्वेश्चन से आपके कभी ना कभी घुमा फिरा करके क्वेश्चंस आपके टेस्ट में, स्कूल के टेस्ट में, बोर्ड्स के एग्जाम में, बोर्ड्स के एग्जाम बोल रही हूँ, सॉरी, नीट के एग्जाम में, या फिर आपके क्लास 11 के फाइनल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे भी भाई ट्विस्ट होकर के उन्हीं क्वेश्चंस में से कभी कभी आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसीलिए एनसीईआरटी बुक में हर एक लाइन जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई छोटा सा सेशन होगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो मेक श्योर जरूर करना कि स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पूरे सेशन को अटेंड करो, ताकि कोई भी आपका ये एनसीईआरटी सोल्यूशन आपसे मिस आउट ना हो जाए, हर एक क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द सेशन का फ्लो। भाई कैसा होने वाला है, अभी मैं आपको शेड्यूल ऑफ द वीक दिखाऊंगी, फिर हम मोटिवेशनल एक प्यारा सा कोट देखेंगे, फिर हम एक सुपर सी क्विज करेंगे, फिर एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे, और लास्ट में आपको एक दूंगी प्यारा सा होमवर्क क्वेश्चन, जिसको प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलो तो ये रहा हमारे इसी वीक का शेड्यूल। अगर आप लोगों से इनमें से कोई भी सेशन मिस आउट हो गया है तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि उस टॉपिक में मैंने उस चैप्टर में या उस लेक्चर नंबर में क्या पढ़ाया है मैंने, आपका वो रिविजन भी हो जाएगा और आपको हेल्प भी मिलेगी। एंड आपका नेक्स्ट आपके संडे को आने वाला है एक और सेशन, कि आपको किस तरीके से स्मार्टली अपनी एनसीईआरटी बुक को रीड करना है। देखो मैं आपको जेन्युइनली बोलूंगी कि ये सेशन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मैंने बहुत ही माइन्यूट सी चीजें उस सेशन में बताई हैं जो आपको सच में बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो मेक श्योर जरूर करना कि आप उस सेशन को मिस आउट नहीं कर रहे हो, ठीक है। चलो तो लेट्स बिगिन आवर सेशन विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम। हियर वी गो विद द प्यारा सा डोज ऑफ मोटिवेशन। योर लाइफ ओनली गेट्स बेटर व्हेन यू डू वर्क ऑन योरसेल्फ एंड रेस्ट विल फॉलो। भाई आपकी सक्सेस आपको जरूर फॉलो करेगी, आपका जो डॉक्टर होगा वो आपको जरूर फॉलो करेगा। बस आपको अभी के टाइम पे मेहनत और कंसिस्टेंसी पे ध्यान में रखना है और मेहनत करनी है मन लगा करके, ठीक है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। उससे पहले आप लोग जरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि जब भी मैं आपका सेशन लेकर के आऊंगी उसका नोटिफिकेशन आपको इसी टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जो आपके सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक अवेलेबल है। और अगर इन केस आपको मैम को रीच आउट करना है किसी भी क्वेरी के लिए या कोई डाउट के लिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हैं। खुशबू_भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, जहां पे आपको बहुत अमेजिंग कंटेंट भी मिल जाएगा। तो बस शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू के साथ। तो बस पहला एमसीक्यू क्या बोला है, टेक्सोनॉमी प्राइमरली इन्वॉल्व्स द, टेक्सोनॉमी क्या इन्वॉल्व कर रही थी हमारी, CINC इन्वॉल्व कर रही थी। क्या इन्वॉल्व कर रही थी? CINC, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज द कैरेक्टराइजेशन इन्वॉल्व कर रही थी, ठीक है। और क्या इन्वॉल्व कर रही थी? आइडेंटिफिकेशन इन्वॉल्व कर रही थी आपकी। देन उसके बाद नॉमेनक्लेचर, एंड नॉमेनक्लेचर के बाद आपका क्लासिफिकेशन। तो भाई अब हम लोग एक बार इसका क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं, सॉरी आंसर्स पढ़ लेते हैं कि क्या क्या आपके एमसीक्यूज गिवन हैं, क्या क्या ऑप्शंस गिवन हैं। स्टडी ऑफ फॉसिल्स, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ हम क्लासिफिकेशन करते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन को पढ़ते हैं, नहीं। एनालिसिस ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, नहीं। तो भाई सिर्फ आपका सेकंड ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शंस गलत हैं। हम ये चीज आपके टेक्सोनॉमी में नहीं करते हैं, ठीक है। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बी इज द करेक्ट आंसर।
द हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक रैंक इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज, तो आपको मैंने बताया था किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कीप द पॉन्ड क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट सिक, है ना। तो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आपकी किंगडम मानी जाती है। तो क्या आंसर हो गया? किंगडम इज द करेक्ट आंसर। किंगडम इज द करेक्ट आंसर, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिक रैंक इज करेक्टली ऑर्डर्ड फ्रॉम द मोस्ट इंक्लूसिव टू लीस्ट इंक्लूसिव? ठीक है, ओके। तो इंक्लूसिव का मतलब है कि आपके जो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इंक्लूसिव का मतलब बहुत ही क्लोजली मतलब सिमिलैरिटीज कम है आपकी, कॉमन फीचर्स कम है। इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव का मतलब सब कुछ एक्सक्लूड है, इंक्लूसिव का मतलब सब कुछ इंक्लूड है आपका। तो इंक्लूडेड मतलब जितनी भी वैरायटीज हैं आपकी, सब कुछ इंक्लूडेड हैं। तो हम क्या कर रहे थे, यहां से इंक्लूड होकर के यहां आ रहे थे, यहां से इंक्लूड होकर के फैमिली में जा रहे थे, फैमिली सारी इंक्लूड होकर के ऑर्डर में जा रही थी, ऑर्डर में से सब ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होकर के क्लास में जा रहे थे, क्लास से सब लोग इंक्लूड करके फाइलम या फिर डिवीजन में जा रहे थे, और फाइलम से सब कुछ इंक्लूड होकर के कौन जा रहा था, कहां जा रहे थे, हम किंगडम में जा रहे थे। तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर। इंक्लूसिव का मतलब होता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैं, उसमें बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। तो इंक्लूसिव सबसे ज्यादा कहां पे था? किंगडम में था, जहां पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हो रहे थे आपके। ठीक है, नेक्स्ट। चलो, तो अब हम यहां से कर लेते हैं आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वन बाय वन। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड, कि भाई हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाइड क्यों करते हैं। इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि देयर आर 13 to 14 मिलियन स्पीशीज अवेलेबल ऑन द अर्थ, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कितनी 13% डिस्कवर हो पाई हैं। उन 13% का नंबर क्या था? दैट इज द 17 to 18 लाख स्पीशीज येट डिस्कवर्ड, जिसमें से 1.25 मिलियन जो स्पीशीज थी आपकी, वो आपकी एनिमल्स की स्पीशीज थी, और दैट टू उसमें से इंसेक्ट सबसे ज्यादा थे, है ना। और आपकी प्लांट्स की कितनी स्पीशीज थी? 0.5 मिलियन स्पीशीज, जिसमें से सबसे ज्यादा नंबर कौन ऑक्यूपाई कर रहा था? आपके एंजियोस्पर्म्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, फ्लावरिंग प्लांट ऑक्यूपाई कर रहे थे। अब आप खुद अंदाजा लगाओ, हमें इस पूरे चैप्टर में इतने सारे टर्म सुनने के लिए मिले हैं, टेक्सोनमी, कैरोलस लीनियस, कैस्पर बोहीन, फिलोसफिका, बोटानिका, ना जाने क्या क्या नहीं सुनने के लिए मिला। इतने सारे टर्म्स आप लोग जब तक उसको बार बार रिवाइज नहीं करते हो, आपको लर्न नहीं होते हैं। तो खुद सोच सकते हो कि इतने सारे स्पीशीज हम लोग कैसे लर्न कर सकते हैं। तो क्या किया आपके साइंटिस्ट जी ने, एक बहुत ही अच्छा सा तरीका निकाला उनको क्लासिफाई करने का। तो क्लासिफाई करने से हमने क्या किया, जितने भी ऑर्गेनिज्म आपके सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं उनको एक ग्रुप में डाल दिया। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स अगर सिमिलर हैं आपस में, उनमें सिमिलैरिटी है, तो हमने उनको दूसरे ग्रुप में डाल दिया। जैसे कि मैंने आपका लिया एक ए ग्रुप, एक मैंने लिया बी ग्रुप। ए ग्रुप में जितने भी प्लांट्स थे वो सब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा रहे थे, मतलब ए ग्रुप में जितने भी प्लांट्स थे वो सब फ्लावरिंग प्लांट्स थे। बी ग्रुप में जितने भी प्लांट्स थे वो फ्रूट वाले प्लांट्स थे, या फिर उनमें फ्लावर्स नहीं आते थे। तो इस तरीके से हमने क्या करी, ऑर्गेनिजम्स की उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको ग्रुप कर दिया। ये ग्रुपिंग करने की वजह से एक सिमिलर फीचर्स को देख करके हम पूरे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को पढ़ पाए, जो अगर आप एक एक ऑर्गेनिज्म करके पढ़ने बैठोगे तो भाई कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए हमने इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया, क्लासिफाई किया, ताकि इजीली हम जितनी भी स्पीशीज हमारे अर्थ पे अवेलेबल हैं उनको हम उन कॉमन फीचर्स के साथ अच्छे से पढ़ पाएं। ठीक है भाई, एक्सेप्शंस तो होते हैं आपके। अब सीधी सी बात है, हमारी नेचर है हमेशा हमें सरप्राइज करती रहती है, तो नेचर से सरप्राइज तो मिलता रहता है। इसीलिए आपका ये जो क्लासिफिकेशन का सिस्टम है वो चेंज भी हो जाता है काफ़ी बार, जब आपकी नई नई स्पीशीज़ आपकी डिस्कवर होती हैं आपके इन्वायरमेंट में। आपको पता ही है इतनी सी स्पीशीज़ सिर्फ डिस्कवर हुई हैं, कितनी तो नहीं हुई हैं। तो जब नई डिस्कवर होती हैं तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो बस यही रीज़न होता है कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू इन्वेस्टिगेट एवरीथिंग, एवरी लिविंग स्पीशी ऑन द अर्थ। एज अ रिजल्ट आपके साइंटिस्ट ने क्रिएट किए सिस्टम, ताकि हम उनको ग्रुप्स में, कैटेगरी में डिवाइड कर दें और उनको हम इजीली उनके सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको पढ़ पाएं। ये एक्चुअली में रीजन था।
ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर क्लासिफिकेशन सिस्टम चेंजिंग एवरी नाउ एंड देन। जस्ट अभी इसका आंसर मैंने आपको बताया कि भाई देखो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं हम उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे, और इतनी सी ही स्पीशीज आपकी डिस्कवर हुई है, दैट इज द 13%। जो आपकी बाकी सारी स्पीशीज धीरे धीरे डिस्कवर हो रही हैं, उनकी वजह से हमारा ये सिस्टम जो है नाउ एंड देन आगे पीछे होकर के चेंज होता रहता है, क्योंकि भाई इतनी सारी स्पीशीज है वर्ल्ड वाइड, धीरे धीरे हम लोग उनको क्या कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं। और रिसेंटली में जो नई नई स्पीशीज आती रहती हैं उनको भी हमें पढ़ना होता है कि उन्हें हमें किस कैटेगरी में डालना है, ए कैटेगरी में डालना है, बी कैटेगरी में डालना है। तो इसी वजह से हमारी नेसेसिटी हो जाती है कि हम अपने क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करें अपने नीड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, फोन खरीदते हो तो अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग फोन खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? पहले के टाइम पे हमें अपने टच फोन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इतने बड़े बड़े लैपटॉप आईपैड्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो हम छोटे मोटे फोन से काम चला लेते थे। लेकिन अब इस टाइम पे हमारी सोसाइटी इतनी इवॉल्व और मॉडिफाई हो चुकी है कि हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है कम्युनिकेशन बिल्डअप करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को चेंज किया ना। सिमिलरली अब भाई क्लासिफिकेशन में इतने नए नए स्पीशीज ऑब्जर्व डिस्कवर होते जा रहे हैं, उनको अगर हमको ग्रुप करना है तो हमें भी अपना क्लासिफिकेशन सिस्टम को मॉडिफाई करना पड़ेगा, ताकि हम उनको अच्छे से क्लासिफाई कर पाए, उनका ग्रुपिंग कर पाए। ठीक है, तो यही रीजन होता है। आप सेम ऐसा आंसर फ्रेम करके लिख सकते हो। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंट क्राइटेरिया वुड यू चूज टू क्लासिफाई पीपल दैट यू मेट ऑफन। एक बात बताओ, अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे, या नॉर्मली हमने अभी साइंटिफिक तरीके से पढ़ा कि हम या तो उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे, ठीक है, किसके, या तो हम उनकी मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई करते हैं कि वो दिखने में कैसे हैं, ठीक है, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, दैट इज द एनाटॉमी कैसी है, वो डेवलप कैसे हुए, हम उनको ये इस बेसिस पे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। हम इवन उनकी इवोल्यूशनल हिस्ट्री भी चेक करके उनका क्लासिफिकेशन करते हैं, उनका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं कि सेल के अंदर क्या डिफरेंस है, या सेल उनके कैसे अरेंज है, इसको भी देख करके हम उनको क्लासिफाई करते हैं। तो बेसिकली हम ये साइंटिफिक तरीके से ही तो उनको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो सिमिलरली अगर आप नए लोगों से मिल रहे हो, मोर ऑफन उनसे मिल रहे हो, तो आपको उनकी सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज पता हो सकती है, तो आप बस उनकी सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे उनको क्लासिफाई कर सकते हो, या फिर आप यही साइंटिफिक तरीका यूज कर सकते हो उन लोगों से जिनसे आप आए दिन मिलते रहते हो, उनको क्लासिफाई कर सकते हो। सिंपल है ना भाई, ये तो जनरल क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो आप अपने कंसेप्ट को यूज करके सॉल्व कर सकते हो। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। तो क्या आपने सीखा लोगों को आइडेंटिफाई करने के बाद और पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करने के बाद क्या सीखा? भाई सबसे बड़ी लर्निंग तो हमारी यही ही थी कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हम आइडेंटिफाई करके क्या कर रहे थे, उनको उनकी ग्रुपिंग कर रहे थे, और ग्रुपिंग करने के बाद हमने क्या किया, उनको क्लासिफाई किया, क्या किया, उनको क्लासिफिकेशन किया उन लोगों का, जिसकी वजह से आज के टाइम पे हम इतनी सारी स्पीशीज को आराम से पढ़ पाते हैं, उनके डेवलपमेंटल हिस्ट्री के बारे में समझ पाते हैं, उनकी एनाटॉमी पढ़ पाते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी पढ़ पाते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब हम उनको आइडेंटिफाई किया। अब एक बच्चा पैदा होता है, तो अगर डॉक्टर आपका उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है, तो आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हो कि वो लड़का है कि लड़की है? तो आइडेंटिफिकेशन तो सबसे मेन रोल प्ले करता है नॉमेनक्लेचर में और क्लासिफिकेशन में, क्योंकि जब तक आप उस ऑर्गेनिज्म को पहचान नहीं पाओगे कि वो कुत्ता है कि बिल्ली है कि भालू है कि जानवर है कि लायन है कि इंसान है या गोरिल्ला है, कुछ भी है, इंसेक्ट है, बर्ड है, क्या है, जब यही नहीं कर पाओगे तो क्या उनकी ग्रुपिंग करोगे, क्या उनका क्लासिफिकेशन करोगे? तो सोच रहे हो कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी आइडेंटिफिकेशन की। तो आइडेंटिफिकेशन हमें क्या सिखाता है? ये हमें नॉलेज देता है कि हमें अपने इस पॉपुलेशन को पूरा सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज के बेसिस पे कैसे उनको क्लासिफाई करना है, किस तरीके से हम उनको डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो यही आपका इंपॉर्टेंस होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन का, या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ किसी इंडिविजुअल का। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आइडेंटिफाई द करेक्टली रिटन नेम। तो मैंगो मैंजीफेरा इंडिका
क्या है ये? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का पहला रूल क्या था? फर्स्ट वर्ड क्या रहेगा? आपका जीनस रहेगा, और फर्स्ट वर्ड जीनस का जो फर्स्ट वर्ड होगा वो कैपिटल रहेगा। सेकंड वर्ड क्या होता है? वो स्पेसिफिक एपिथेट होता है, और वो स्पेसिफिक एपिथेट का जो सबसे फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा स्मॉल रहेगा। ठीक है, अगर आप उसको टाइप कर रहे हो तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा, या फिर अगर आप उसको हैंड रिटन लिख रहे हो तो दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। दे शुड बी सेपरेटली अंडरलाइंड। क्या होता है? यही तो होता है। तो अब देखते हैं भाई ये रूल्स आपके इन दोनों में से कौन फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला तो भाई रिजेक्ट हो गया, इटैलिक्स में लिखा ही नहीं हुआ है। ठीक है, इटैलिक्स में ना लिखे होने की वजह से तो पहला तो वो पहले ही वर्ड में रिजेक्ट हो गया। दूसरा देखते हैं, हाँ जी ये इटैलिक्स में भी लिखा हुआ है, फर्स्ट वर्ड कैपिटल है। ठीक है, सेकेंड वर्ड आपका स्मॉल है, एंड साथ साथ में ये मेंजीफेरा इंडिका पहला वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है? जीनस डिफाइन कर रहा है, और दूसरा वर्ड क्या डिफाइन कर रहा है? स्पेसिफिक एपिथेट डिफाइन कर रहा है। तो करेक्ट वर्ड कौन सा हो गया? सेकेंड वन इज द करेक्ट वर्ड। तो ये आपने पहचाना कैसे? किसी भी स्पीशीज के साइंटिफिक नेम को आप पहचानोगे कैसे कि सही लिखा है कि नहीं? यही सारे रूल्स को लर्न करके, इसीलिए ये रूल्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफाइन अ टेक्सॉन, गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। डिफाइन अ टेक्सॉन एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑफ टेक्सा एट डिफरेंट हायरार्की लेवल्स। ठीक है, ओके। तो भाई टेक्सा मैंने आपको क्या बताया था, या टेक्सॉन मैंने आपको क्या बताया था? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सिमिलैरिटीज होती हैं, जिसकी वजह से हम उनको एक ही कैटेगरी में रख देते हैं। तो मैंने आपको कौन कौन सी कैटेगरीज बताई थी? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये चार के ये क्या थी? आपकी 7 कैटेगरीज थी। 7 कैटेगरीज थी जिनको हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। इन्हीं टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जो आपके ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, क्या आ रहे थे? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स आ रहे थे, उन्हीं को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। सिंगुलर होगा तो टेक्सॉन लिखेंगे, प्लूरल होगा तो टेक्सा लिखेंगे। अब कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, जैसे बर्ड्स का पूरा ग्रुप आपका क्या एक टेक्सा बनाता है, मैंगो की पूरी कम्युनिटी एक टेक्सा बनाती है, ह्यूमंस की सारी स्पीशीज एक टेक्सा बनाती हैं। ठीक है, जो बस इसी तरीके से, जैसे कि मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, पोटैटो, ब्रिंजल, टमाटो, एक ही तरीके की सिमिलर स्पीशीज है। उनमें कितनी सिमिलैरिटी? 65 to 85% सिमिलैरिटीज आपको देखने के लिए मिल रही थी। तो आपने इन सारी सिमिलर स्पीशीज को उठा करके एक ही सेम जीनस के अंदर डाल दिया, दैट इज द सोलेनम। तो क्या हो गया आपका? ये क्या हो गई आपकी? यही सिमिलर स्पीशीज क्या हो गई? एक टेक्सा बना रही हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सा बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। सारे इंसेक्ट्स आपके टेक्सा बनाते हैं, सारी बर्ड्स आपकी टेक्सा बनाती हैं, सारी स्पाइडर्स आपकी टेक्सा बनाती हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? टेक्सा या टेक्सॉन बोलते हैं। टेक्सॉन सिंगुलर होता है, टेक्सा प्लूरल होता है। सिंपल। चलो भाई नेक्स्ट का है, कैन यू आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अगेन क्या आ गया? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। फाइलम के साथ डिवीजन भी होता है। तो स्पीशीज के बाद ऑर्डर आ रहा है, ठीक है, ऑर्डर के बाद फाइलम आ रहा है, ठीक है, फाइलम के बाद किंगडम आ रहा है, तो ए वाला तो करेक्ट हो गया। ठीक है, जीनस के बाद आपका स्पीशीज, ऊपर स्पीशीज नहीं, गलत हो गया, बी वाला तो गलत हो गया। फिर स्पीशीज के बाद जीनस, जीनस के ऊपर फिर ऑर्डर, ठीक है, फैमिली गायब कर दिया, ऑर्डर के ऊपर क्लास गायब करके फाइलम। तो ए और सी इज द करेक्ट आंसर, जो आपके इस ऑर्डर में से करेक्ट आ रहा है। बीच बीच में से उन्होंने एक दो कैटेगरी मिस कर दी हैं, लेकिन करेक्ट ऑर्डर आपका ए और सी ही है। ठीक है, क्या है? ए और सी ही है, वही लिखा हुआ है, ए और सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग टर्म्स। ठीक है, तो भाई क्या पढ़ा था हमने? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो सबसे पहले उसने क्या बोला? जीनस को डिफाइन करने के लिए बोला। तो जीनस में आपकी वही सारी स्पीशीज आती हैं विच आर क्लोजली रिलेटेड। तो जीनस कंटेन ऑल द रिलेटेड स्पीशीज विच शोज सम लेवल ऑफ सिमिलैरिटी। ये हो गई जीनस की डेफिनेशन। ऑर्डर की डेफिनेशन क्या हो गई? ये रहा आपका ऑर्डर। तो order contain those related families which show some kind of similarity, ठीक है, जैसे कि हमने सोलेनेशिया पढ़ा था, और क्या पढ़ा था?
जैसे कि हमने फैमिली पढ़ा था, सोलिनेशिया पढ़ा था और कन्वल्शिया पढ़ा था, जो कि आपका एक ही किस में आ रहे थे, ऑर्डर में आ रहे थे, दैट इज द पॉलीमोनियल्स। तो ऑर्डर, व्हाट ऑर्डर कंटेन्स ऑल द रिलेटेड फैमिलीज विच आर रिलेटेड इन वन और मोर वेज, मतलब उनके अंदर सिमिलैरिटीज होती है उन फैमिलीज के अंदर, इसीलिए हम उनको एक सेम ऑर्डर में डालते हैं। फैमिलीज में क्या थी, आपकी जीनस की ग्रुपिंग थी, मतलब फैमिलीज वो आपकी कैटेगरी होती है जिसमें ऑल द रिलेटेड जीनस आते हैं जो एक दूसरे से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था सोलेनम, है ना, क्या बताया था, सोलेनम बताया था, पेट्यूनिया बताया था और धतूरा बताया था। ये क्या है, आपके सिमिलर वो हैं, क्या है, सिमिलर जीनस हैं आपके, इनके अंदर कोई ना कोई लेवल पे सिमिलैरिटी थी वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेस में, इसीलिए हमने इन सारे जीनस को उठा करके एक ही फैमिली के अंदर डाल दिया, दैट इज द सोलिनेशिए। ठीक है। क्लास क्या था, क्लास एक ऐसा टेक्सोनॉमिक ग्रुप है जिसके अंदर वन और मोर सिमिलर और रिलेटेड ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। फाइलम क्या था, ये था जिनके अंदर वन और मोर सिमिलर रिलेटेड या फिर रिलेटेड आपके ऑर्डर प्रेजेंट होते हैं। एक के ऊपर एक की आपको डेफिनेशन बनानी है, सिमिलर मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है कि स्पीशीज जितनी रिलेटेड स्पीशीज थी वो किस में आ रही थी, जीनस में आ रही थी, जितने रिलेटेड जीनस में वो कहाँ इंक्लूड हो रहे थे, फैमिली में। तो बस इससे ऊपर वाले लेवल को आपको डिफाइन करना है। और जीनस में क्या था, आपके रिलेटेड स्पीशीज थे, ऑर्डर में क्या था, रिलेटेड आपकी फैमिलीज थी। तो बस इस तरीके से आपको डेफिनेशन बनानी है, आप समझ सकते हो, खुद ही देख सकते हो कि किस तरीके से इनकी डेफिनेशन बन। रटने की भी जरूरत नहीं है भाई, रटने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है। Illustrate the taxonomic hierarchy with a suitable example of plant and animal। कल जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था वही पूरा छाप सकते हो, जिसमें पोटैटो, ब्रिंजल और टमाटो आर द सिमिलर स्पीशीज, जो कि हम किस में ऐड कर रहे थे, सोलेनम में। फिर सोलेनम आपका जीनस बना रहा था जो कि आपका सिमिलर था, पेट्यूनिया और धतूरा से रिलेटेड था, तो उनको उठा करके हमने सोलिनेशिया फैमिली में डाल दिया। सोलिनेशिया फैमिली और कन्वल्शिया फैमिली आपकी सिमिलर थी फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उनको उठा करके हमने एक ही आपके ऑर्डर में डाल दिया, दैट इज द पॉलीमोनियल्स। इस तरीके से आप पूरा वो एग्जाम्पल लिख सकते हो जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में कराया था, या फिर आपकी बुक में ये एग्जाम्पल अवेलेबल है, आप इसको भी रट करके, मतलब देखो रटना तो आपको पड़ेगा, नो डाउट रटना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन हाँ उसको रट करके लिख करके प्रैक्टिस करोगे तो आंसर्स लिख के आ पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर जो मैंने कल आंसर, जो लेक्चर नंबर 2 में आपको क्वेश्चन करवाया था या फिर जो आपको पूरा एग्जाम्पल बताया था, आप उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। चलो फिर से हम थोड़ी सी क्विज कर लेते हैं। Here we go with the first question कि the scientific name of an organism consists of genus and species, one genus and specific epithet, that is the species. Next, which branch of science deals with the identification, naming and classification of organism? Taxonomy, क्योंकि systematic में आपका phylogeny भी include होता है, that is the evolution history, उसका पूर्वज कौन था। सिर्फ identification, classification और naming आपका taxonomy में include होता है। ठीक है। Next question, which among the following is involved in the naming of animal scientifically? जो आपका मैंने कोड बताया था, कौन सा था, ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओहो खत्म हो गया भाई, ये तो बस ये रहा प्यारा सा होमवर्क का क्वेश्चन आप सब लोगों के लिए, जिसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर बताना है मुझे, ताकि मैं आप सब लोगों को हमारे सेशन का सुपरस्टार बना सकूं। तो बस अब जाते जाते फटाक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। जब भी मैं सेशन लेकर के आऊँगी आपको वहाँ से अपडेट मिल जाएगा। और इन केस अगर आपको मुझे पर्सनली रीच आउट करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हैं। तो बस जाते जाते क्या कर देना है, सेशन को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो बाय गाइस एंड टेक केयर।